हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा, गॉस लॉ। देखो गॉस लॉ क्या है। देखो उससे पहले मैं एक चीज बोलूंगा आपको। फिजिक्स फॉर्मूले से चलती है, ठीक है। केमिस्ट्री केमिकल इक्वेशन से चलती है और मैथमेटिक्स थ्योरी प्लस प्रैक्टिस से चलती है, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या चीज है ये फॉर्मूला बताएगा, ठीक है। गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ ये है, देखो, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसी को गॉस लॉ बोलते हैं। पेपर में आएगा तो ये लिखना है, ठीक है। और ये हमारे पास फ्लक्स भी कहलाता है, टोटल फ्लक्स। इसी इक्वेशन को समझना है आपको। अगर कोई बोले गॉस लॉ क्या है तो यही है गॉस लॉ। ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत आसान है, इसमें हर एक टर्म को समझना है। अब इसी गॉस लॉ की पूरी एप्लीकेशन है। पहले तो इसी को समझ लो कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखो मेरे बेटा, ये फ्लक्स है। ई डॉट डी एस एक क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड योर फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स हमें क्या बताता है? फ्लक्स हमें बताता है कि एक आइडिया देता है कि किसी सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। ये हमें फील्ड लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। कि या हम इसे ऐसे बोलें कि फ्लक्स जो है आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फील्ड लाइंस के, ठीक है। टोटल फील्ड लाइन नहीं देता है, यह भी कंफ्यूजन दूर करना। टोटल फील्ड लाइन नहीं देगा, क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस आर यूजर डिफाइंड। आप जितने मर्जी खींच लो उनको, गॉट इट ना, ठीक है। ये यूजर डिफाइंड है मेरे बच्चों, ठीक है। तो फ्लक्स आपको क्लियर है। इस क्वांटिटी को ई डॉट डी एस को फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में? अब देखो ये क्या मेरे बेटा, डॉट प्रोडक्ट हो रखा है और ये छोटा सा डेल्टा एस क्या है? ये एरिया वेक्टर है, ठीक है। एरिया वेक्टर मतलब, वैसे एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, मगर जो डॉट प्रोडक्ट होता है हमारे पास वो होता है वेक्टर क्वांटिटी के बीच में, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं? देखो, जैसे आपने एक स्फीयर को ज्यूम कर लो, स्फीयर, ठीक है। इस स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट लेना है, छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया। मैथमेटिकली हम इसको बोलते हैं डेल्टा एस, सच दैट लिमिट डेल्टा एस टेंस टू जीरो। ये मैथमेटिकल भाषा है, मैथ की भाषा है, इसलिए फिजिक्स के लिए मैथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत छोटा एरिया लिया, बहुत छोटा एरिया लिया, बहुत छोटा एरिया लिया, बहुत छोटा एरिया लिया, इसको हम मैथ की भाषा में कैसे बोलते हैं? डेल्टा एस टेंस टू जीरो। क्लियर है? अब इस एरिया पे एक नॉर्मल होगा। नॉर्मल क्या होता है मेरे बेटा? जैसे जैसे कोई भी सरफेस, जैसे मेरा हाथ मान लो ये, ठीक है। यहां पे एक लाइन खींचो जिसको हम टेंजेंट बोलेंगे, जो एक ही पॉइंट पर टच करेगा। इस टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होगा उसको नॉर्मल बोलेंगे। देखो एक एक चीज समझ में आना चाहिए। ऐसे मान लो, एक अलग से डायग्राम बोल रहा हूं, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे हमने एक टेंजेंट खींचा, ठीक है। और इस टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम नॉर्मल बोलेंगे। ये एक सिंपल कर्व बताया आपको, ठीक है। इस कर्व पे एक टेंजेंट खींचा और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो होगा उसको नॉर्मल बोलेंगे। देखो जब भी आप थ्योरी करो, एक एक वर्ड पे रिसर्च करो, ठीक है। पहली बार ही जोड़ पड़ता है, फिर जोड़ नहीं पड़ता है, फिर पढ़ाई बहुत आसान बन जाती है, ठीक है। रटाफिकेशन कम से कम करना होता है, और वैसे भी साइंस के स्टूडेंट को तो और कम करना होता है, नहीं तो हीट बन जाएगी ब्रेन में, राइट ना। सब्जेक्ट बिकम वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये क्लियर है, राइट। अब मेरे बेटा ऐसे हमारे पास सरफेस होगा, तो उस सरफेस पे भी हम एक टेंजेंट खींचेंगे और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन लेंगे, दैट इज कॉल्ड योर नॉर्मल।
समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इस नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, यानी अगर हम इसको फर्दर खोलें तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, यानी थीटा क्या हमारे पास जो ये एरिया लिया था हमने, ये नॉर्मल हो गया एरिया का और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इनके बीच का जो एंगल है दैट इज योर थीटा। समझ में आया? एक एक टर्म समझ में आनी चाहिए तभी आप कर पाओगे चैप्टर को। अगर समझने में गलती होगी आपसे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ढंग से समझा करो। ठीक है, तो अभी हमने आपको ये थीटा समझाया। ये थीटा क्या है बच्चों? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है, एरिया वेक्टर क्या होता है मेरे बेटा? एक छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया, बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा, उसके हमने नॉर्मल लिया। ठीक है, ऐसे जो छोटा सा सरफेस एरिया होता है उसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब ये हमारे पास फ्लक्स है। ठीक है, और किसी भी सरफेस पे अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उस सरफेस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी टोटल फ्लक्स हमारे पास कैसे निकलेगा? हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन यानी समेशन। ठीक है, तो हम ये कौन से सरफेस पे करते हैं? एक जनरल नाम दिया जाता है गॉसियन सरफेस। आपको ज्यादा नहीं करना भी इसके बारे में। गॉसियन सरफेस हम 12th के व्यू पॉइंट से और IIT JEE के व्यू पॉइंट से बता रहे हैं कि एक ऐसा सरफेस जो क्लोज्ड हो और जिसपे इंटीग्रेशन की जा सके उसको हम गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी मत करो, ज्यादा भी मत करना, IIT JEE पे टारगेट करना है, आलतू फालतू नहीं। आलतू फालतू तब, यानी डीप में, और ज्यादा डीप में तब जब जरूरत होगी, नहीं तो अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। ठीक है, तो ये क्लियर है यहां तक? गॉस लॉ क्लियर है? ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन कराएंगे, एक एग्जांपल से कराऊंगा तभी थोड़ा बहुत समझ में आएगा ये क्या बोला मैंने। एग्जांपल देंगे तभी समझ में आएगा कि ये क्या बोला। क्यू इन क्या चीज है? ठीक है, ये इनसाइड चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसको हमने क्यू इन बोला। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी गॉस लॉ क्या बोल रहा हूं मैं? टोटल फ्लक्स in a closed surface is given by 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that surface। पहले तो आपको हिंदी में समझ में आना चाहिए, फिर उसकी इंग्लिश बना लेना कि टोटल फ्लक्स किसी सरफेस पे हमें कैसे मिलता है? 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that surface। आपको समझ में आया? अब इसकी एक एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, बहुत मिलोडियस एप्लीकेशन है और बहुत बेसिक एप्लीकेशन है। ठीक है, चलो इसको पहले मिटाता हूं। देखो, ये हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, हमने इसके सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज डाला। क्या डाला? प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इनसाइड। ठीक है, तो हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे इनसाइड। ये हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया इनसाइड, एक स्फीयर बना दिया और। ठीक है, क्योंकि ये वाला चार्ज पूरे सरफेस पे फैला हुआ है तो ये तो बहुत क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर होगी तो वो क्या, कैसी होगी? सिमेट्रिकल होगी। कैसी होगी? सिमेट्रिकल होगी। ठीक है, अब देखो ये प्लस क्यू चार्ज है और यहां पे हमने एक टेस्ट चार्ज लिया क्यू नॉट। ठीक है, या हम ऐसा बोलें कि यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, अंदर इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा मेरे बेटा?
ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है। ये भाई चार्ज तो बाहर ही है, अंदर तो नहीं है, तो ये चार्ज कैसा है, अंदर क्या हो गया, जीरो, यानी ई डॉट डी एस क्या है, जीरो। ठीक है, अगर हम इंटीग्रेशन करें तो बाई सिमेट्रिसिटी हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म होगी, अगर होगी तो। ठीक है, और ये प्लस चार्ज सब जगह फैला हुआ है, और यहां पे जो प्लस क्यू नॉट डाला हमने वो इसको या तो धक्का मारेगा या अट्रैक्ट करेगा, यानी एंगल या तो 0 डिग्री का होगा या 180 डिग्री का होगा। ठीक है, चलो अभी हाल फिलहाल के लिए हम 0 डिग्री का मान लेते हैं, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं अंदर, ये खाली समझाने के लिए कर रहा हूं, ये डॉट कैसे हटेगा इसको समझाने के लिए। यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बाई सिमेट्रिसिटी तो कांस्टेंट होगी अगर है तो, और डेल्टा एस हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और कॉस थीटा, ये इंटीग्रेशन का आंसर है और ये 0 होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अब ये तभी 0 होगा क्वांटिटी जब इनमें से कोई 0 होगा। देखो ये तो 0 हो नहीं सकता, कॉस थीटा 90 पे ही 0 होता है। ठीक है, तो टेंजेंशियल तो नहीं होगी यहां पे, सिमेट्रिसिटी से टेंजेंशियल तो नहीं होगी। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बैठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, 0। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि इनसाइड ए थिन मेटेलिक स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है, अब इसी को थोड़ा बाहर ले लो, अब हमें आउटसाइड दिस मेटेलिक स्फीयर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए मेरे को यहां पे चाहिए, तो यहां पे भी मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दिया। ठीक है, इस सरफेस पे भी ई डॉट डी एस लगेगा, इसका ds बाहर को, सिमेट्रिसिटी से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर को जा रही है, तो ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन, यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, जो क्यू हमने दे रखा है इस मेटल स्फीयर को। सिमेट्रिसिटी ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होगी चारों तरफ, बाहर की साइड को होगी। ठीक है, अब दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0, और टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन से निकलेगा। अगेन ई 4 पाई आर स्क्वायर कॉस 0 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई हमारे पास क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये आई। ठीक है, तो बहुत इजी से प्रूफ हो गया, इजीली प्रूफ हुआ, बहुत आसानी से प्रूफ हुआ। अब देखो मेरे बेटा, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी हमारा निकला है। अगर अब ये मानो ये आर क्या था पहले, तो ये देखो ये आर क्या हमारे पास डिस्टेंस है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास और डिड्यूस हुआ कि अगर ये मेटल स्फीयर ना होता और हमने प्लस क्यू चार्ज को सेंटर पे रखा होता, ये मेटल स्फीयर ना होके प्लस क्यू चार्ज को अगर हमने सेंटर पर रखा होता तो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब मेटल स्फीयर से बाहर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो मेटल स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, सच दैट कि वो पॉइंट चार्ज उस मेटल स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है। गॉट इट डाउन? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पे डिड्यूस हुआ है। ठीक है, क्या कि एक मेटल स्फीयर, अगर हम उस मेटल स्फीयर के बाहर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं आउटसाइड द मेटल स्फीयर, तो वो मेटल स्फीयर ऐसे बिहेव करता है, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये गॉस लॉ का एक सिंपल एप्लीकेशन आपको दिया, तो फर्दर इसको बाद में करेंगे। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा, कमेंट कर देना कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो।